हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर का हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एग्रीकल्चर का जो हिस्ट्री होता है वो दो स्टेजेस में कंप्लीट होता है। एक होता है इसका एंशिएंट, जिसमें बेसिकली जो ह्यूमन है वो क्रॉप को डोमेस्टिकेट करता है, एनिमल डोमेस्टिकेशन करता है। डिफरेंट क्रॉप का एक स्थान से दूसरी जगह पर आदान प्रदान होता है। जैसे पुर्तगीज है, वो एक क्रॉप को दूसरी जगह पर ले गए, वहां से इस तरह से क्रॉप का एक स्थान से दूसरी जगह पर डोमेस्टिकेशन है, क्या बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन हुआ। और उसके बाद आता है मॉडर्न एग्रीकल्चर। मॉडर्न एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर के फील्ड में काफी सारे रिसर्चेस होती है। रिसर्चेस मतलब जैसे कि कुछ प्लांट न्यूट्रिएंट है, कुछ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है, या कुछ फर्टिलाइजर है, कुछ पेस्टिसाइड है। इन सारे चीजों का धीरे धीरे करके आविष्कार होता है। कई एग्रीकल्चर में नई नई तकनीकों की खोज होती है। उन्हीं सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर के फील्ड में जो रिसर्च होता है वो होता है प्लांट न्यूट्रिशन के बेस, जिस पर सिस्टमेटिक स्टडी शुरू किया था वॉन हेलमंट ने। और उन्होंने क्या कहा कि पौधों को ग्रोथ करने के लिए केवल वाटर की आवश्यकता होती है। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन इज वाटर। ये लाइन इन्होंने दिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन इज वाटर, ये जो लाइन है वो किसने कंक्लूड किया था? तो इसको दिया था वॉन हेलमंट ने। सेकंड आता है फ्रांसिस बेकन। इन्होंने भी यही कहा कि वाटर इज अ प्रिंसिपल नरिशमेंट फॉर प्लांट। ओके, ये लाइन याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन इज वाटर। ये लाइन किसने दिया था? वॉन हेलमंट ने। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ नरिशमेंट फॉर प्लांट, इसको किसने दिया था? फ्रांसिस बेकन ने। जी आर ग्लोवर, इन्होंने सॉल्ट पीटर को पौधे का मुख्य न्यूट्रिएंट बताया, न कि वाटर को। उन्होंने अपने रिसर्च किया होगा जिसमें उन्होंने सॉल्ट पीटर का यूज किया और देखा कि पौधे का ग्रोथ सॉल्ट पीटर के यूज करने से हो रहा है, न कि केवल पानी देने से। तो इस प्रकार इन्होंने, जी आर ग्लोवर ने क्या कहा कि पोटेशियम नाइट्रेट या सॉल्ट पेटर जो है वो क्या है? पौधे का मुख्य न्यूट्रिएंट है, न कि वाटर। इस तरह से धीरे धीरे कर करके डेवलप हो रहा है। देखो, पहले हम लोग केवल वाटर तक ही सीमित थे, वाटर से अब क्या तक आगे हम लोग कैल्शियम पोटेशियम नाइट्रेट तक। आगे आता है जेथरो टुल। जेथरो टुल ने क्या कहा, न तो वाटर है न तो सॉल्ट पेटर। जो मिट्टी के फाइन पार्टिकल्स हैं वो पौधे के पोषक तत्व हैं, और पौधे अपने जड़ों से डायरेक्ट प्लांट सॉइल पार्टिकल को एब्जॉर्ब करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि फाइन सॉइल पार्टिकल होते हैं वो पौधे के मुख्य न्यूट्रिएंट है, और पौधे इन सॉइल पार्टिकल को डायरेक्ट अपने रूट से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। और इन्होंने डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस पर अपनी रिसर्च किया। ओके, ने डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस पर रिसर्च किया, और उन्होंने क्या डेवलप किया? सीड ड्रिल को और हॉर्स ड्राविंग कल्टीवेटर या हॉर्स होइंग कल्टीवेटर का उन्होंने डेवलपमेंट किया या विकास किया या खोज किया। और इन सब चीजों को उन्होंने अपने बुक में लिखा, जिस बुक का नाम क्या है? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, वन ऑफ द प्रोमिनेंट बुक या एंशिएंट बुक ऑफ एग्रोनॉमी या एग्रीकल्चर। हम लोग बोल सकते हैं कि पुराने एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लिटरेचर है उनमें ये महत्वपूर्ण है, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। इसके राइटर कौन है? जेथरो टुल। ठीक है। और इसीलिए जेथरो टुल को फादर ऑफ वीड साइंस और टिलेज कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है जोसेफ प्रिस्टले। इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी, याद रखना, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। अगला आता है फ्रांसिस होम। इन्होंने क्या कहा कि प्लांट का जो न्यूट्रिएंट होता है ये 5 तत्वों से आता है। कौन कौन से 5 तत्व? पानी, हवा, नमक या लवण, आग और तेल। ये 5 जो होते हैं वहां से प्लांट न्यूट्रिएंट आते हैं। ये कौन कहा? फ्रांसिस बेकन ने। फ्रांसिस बेकन ने। उसके बाद चार्ल्स और फ्रांसिस ने सन 1780 में इंडोल एसिटिक एसिड का
को आइसोलेट किया, इंडोल एसिटिक एसिड का आइसोलेशन किया, कहां से, प्लांट से। ठीक है, चार्ल्स एंड फ्रांसिस इन्होंने इंडोल एसिटिक एसिड का आइसोलेशन किया, कब, 1780। अब समझो इंडोल एसिटिक एसिड है क्या। तो इंडोल एसिटिक एसिड एक है नेचुरल ऑक्सिन टाइप ग्रोथ हार्मोन, जैसे को हम बोल सकते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन। थॉमस जेफरसन उन्होंने डेवलप किया मोल्ड बोल्ट प्लाउ, एमबी प्लाउ जिसे हम बोल सकते हैं, या मिट्टी पलट हल, एमबी प्लाउ या मिट्टी पलट हल। इसकी खोज किसने किया था, तो इसका खोज किया था थॉमस जेफरसन ने 1793 में। ओके, थियोडर डे सॉसर इन्होंने बताया कि सॉइल जो होता है वो पौधे को नाइट्रोजन और एस सप्लाई करते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पर थे हम लोग पहले, वाटर से फिर सॉल्ट पीटर से फिर यहाँ पर ये 5 तत्व। इसके बाद फिर ये थियोडर डे सॉसर इन्होंने क्या कह दिया कि नाइट्रोजन जो होता है वो सॉइल से आता है, और एस मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो मिनरल है, पौधे को जो मिनरल मिलता है उसी को हम लोग एस बोलते हैं। तो ये एस और नाइट्रोजन कहाँ से आते हैं, तो ये आते हैं सॉइल से। उसके बाद आता है जस्टिस बॉर्न लाइविक, उन्होंने लॉ ऑफ मिनिमम दिया, इसीलिए इसे फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री कहा जाता है। याद रखो, फादर ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री या फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री किसको कहते हैं, तो जस्टिस बॉर्न लाइविक। अब ये क्यों लॉ ऑफ मिनिमम है, लॉ ऑफ मिनिमम में ये बताया जाता है कि पौधों में तो हम लोग डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट दें, ठीक है, नाइट्रोजन दे, फास्फोरस दे, कैल्शियम, पोटेशियम, जितना भी नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट है हम लोग पौधे को देते हैं, लेकिन जो न्यूट्रिएंट सबसे मिनिमम अमाउंट में होगा वही पौधे के ग्रोथ को रेगुलेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों को पता है कि 17 न्यूट्रिएंट है अभी, इन 17 न्यूट्रिएंट में हम लोगों ने कहा कि सॉइल में पर्याप्त मात्रा में बाकी 16 न्यूट्रिएंट है, लेकिन एक न्यूट्रिएंट पोटेशियम की कमी। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार अर्थात लॉ ऑफ मिनिमम के हिसाब से पौधे के ग्रोथ को ये 16 न्यूट्रिएंट डिसाइड नहीं करेंगे, उसके ग्रोथ को डिसाइड करेगा ये एक न्यूट्रिएंट जो कि सबसे मिनिमम अमाउंट में होगा। अर्थात अगर पोटेशियम सबसे लोएस्ट क्वांटिटी में है तो यही इस पौधे के ग्रोथ को डिसाइड करेगा, न कि ये 16 न्यूट्रिएंट। और इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मिनिमम। ठीक है, प्लांट का ग्रोथ सब बैलेंस न्यूट्रिएंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि जो न्यूट्रिएंट सबसे कम मात्रा में होगा उसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये है क्या, लॉ ऑफ मिनिमम। अगला है ऑर्थर यंग। ऑर्थर यंग ने क्या कंडक्ट किया, पॉट कल्चर एक्सपेरिमेंट। पॉट कल्चर एक्सपेरिमेंट क्या है, तो इन्होंने क्या किया, डिफरेंट पॉट लिए, ठीक है, डिफरेंट टाइप के पॉट लिए, और इन पॉट में इन्होंने अलग अलग मटेरियल को यूज किया और प्लांट को ग्रो किया। ठीक है, इन्होंने अपने रिसर्च के दौरान अलग अलग पॉट या गमले लिए और उनमें डिफरेंट टाइप के मटेरियल उन्होंने अप्लाई किए, जैसे पोल्ट्री मैन्योर है, गोबर है, नाइटर है, गन पाउडर, इस तरह से डिफरेंट टाइप के एलिमेंट को या डिफरेंट टाइप के मटेरियल को उन गमलों में रखा और अप्लाई किया। और वहां पर उन्होंने देखा कि डिफरेंट मटेरियल का इफेक्ट प्लांट में डिफरेंट होता है। और इन सारे रिसर्च को उन्होंने अपने बुक जो कि 46 एडिशन में 46 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें लिखा। ठीक है, आर्थर यंग ने पॉट कल्चर एक्सपेरिमेंट किया और उसके दौरान उन्होंने जो रिसर्च या जो आउटकम आया उसको एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर के 46वें वॉल्यूम में लिखा। ठीक है, थियर ये क्या कहता है, ये कहता है कि सॉइल का जो ह्यूमस है वो प्लांट के लिए कार्बन का स्रोत है। बिल्कुल सही बात है, सॉइल में ह्यूमस है वो प्लांट के लिए कार्बन का स्रोत है।
लेकिन आज हम देखते हैं कि ये जो कार्बन होता है वो सॉइल के इन ह्यूमस से नहीं आता है, बल्कि कहाँ से आता है? एटमॉस्फेरिक CO2 से। पौधे एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, लेकिन सॉइल ह्यूमस किसका स्रोत है? डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट के, जैसे नाइट्रोजन है। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ तक रिसर्च में पहुंच गया कि इन्होंने क्या कह दिया कि कार्बन का स्रोत है। हालांकि ये तो प्रेजेंट में अभी पता चला है कि ये जो बोल रहे हैं वो गलत है, लेकिन ये रिसर्च करते करते यहाँ तक पहुंच गए थे। तो इसको याद रखना कि सॉइल ह्यूमस इज अ सोर्स ऑफ कार्बन फॉर प्लांट, ये जो लाइन है वो किसने दिया था? तो ये था थियर का। और इसके बाद थ्योरी ऑफ ह्यूमस फॉर्मुलेट होता है 1809 में। तो याद रखना थ्योरी ऑफ ह्यूमस कब बनता है? तो 1809 में। फिर 1831 में लेविस ने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया और उसने देखा कि डिफरेंट मेन्यूर का प्लांट के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होता है, क्रॉप पर क्या इफेक्ट होता है। इस पर लेविस ने 1837 में रिसर्च करना शुरू किया। इफेक्ट ऑफ डिफरेंट मेन्यूर इन द क्रॉप, इस टॉपिक पर इसने स्टडी किया। उसके बाद 1842 में इन्होंने रॉक फास्फेट को ट्रीट करके सुपर फास्फेट का निर्माण करने का एक प्रक्रिया की खोज निकाली और उन्होंने उसका पेटेंट करा लिया। और यहीं से फर्स्ट सिंथेटिक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का शुरुआत होता है। तो यहाँ पर 3 चीजें याद रखना। सुपर फास्फेट किससे बनता है? तो वो बनता है रॉक फास्फेट से, फर्स्ट लाइन। सेकंड चीज याद रखना कि फर्स्ट सिंथेटिक फर्टिलाइजर कौन सा है? तो वो है सुपर फास्फेट। तीसरा चीज, फर्स्ट सिंथेटिक फर्टिलाइजर की खोज किसने किया था? लेविस ने। तीसरा चीज। चौथा, फर्स्ट सिंथेटिक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की शुरुआत किसने किया था? तो लेविस ने। और कब किया था? तो 1842 में। तो यहाँ से एक ही लाइन से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ठीक है। फिर YL नेनी, इन्होंने फील्ड में जिंक की डेफिशिएंसी पाई जाती है उसकी खोज की। ठीक है, कहां पर? तो YL नेनी ने पहली बार देखा कि फील्ड में लार्ज स्केल डेफिशिएंसी पाई जाती है जिंक की, और ये रिसर्च इन्होंने कहां पर कंडक्ट किया? तो इंडिया के पंतनगर में। ठीक है, फील्ड स्केल जिंक डेफिशिएंसी की खोज इंडिया में किसने किया था? तो YL नेनी। ओके, इसको याद रखना। फिर हेनरीजेल और वुल्फर्थ, इन्होंने खोज किया कि जो लेग्यूम प्लांट होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के हेल्प से। हेनरीजेल एंड वुल्फर्थ ने देखा कि लेग्यूम प्लांट एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को बैक्टीरिया की मदद से फिक्स कर सकते हैं, इन्होंने बताया। उसके बाद जो बेजरिंग है, उन्होंने यही बैक्टीरिया को आइसोलेट कर लिया। इसको, वो बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उस बैक्टीरिया को इन्होंने क्या नाम दिया? बैसिलस रेडिकोला, जिसे हम लोग आज किस नाम से जानते हैं? राइजोबियम। तो बैसिलस रेडिकोला सिनोनिमस है राइजोबियम के। और इन्होंने राइजोबियम को, एजिटेलेक्टर को और एजोस्पाइरलम को आइसोलेट किया मतलब अलग किया। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कवरी होता है जेनेटिक्स के फील्ड में, लॉ ऑफ हेरिडिटी दिया जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा 1866 में। इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, इन्होंने 3 लॉ दिया था। बेसिकली इन्होंने 2 ही लॉ दिया था, तीसरा लॉ उनके जो स्टूडेंट है उसके जो फ्यूचर डिसेंडेंट्स है उसके द्वारा दिया जाता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोरमेंट, ये 2 इन्होंने मुख्य लॉ दिए थे। रॉबर्ट रैनसम
इन्होंने कास्ट आयरन सीयर को पेटेंट कराया था। कब? 1785 में। कास्ट आयरन सीयर क्या होता है? जो हल के नीचे इस तरह से जो त्रिकोणा टाइप का जो स्ट्रक्चर जुड़ा होता है, जो कि भूमि के अंदर जाके बेधता है, इसी को हम क्या कहते हैं? सीयर। तो इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट रैनसम ने, और इन्होंने इसको 1785 में पेटेंट किया। ठीक है। फर्स्ट सिंथेटिक पेस्टिसाइड या फर्स्ट सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड, ठीक है, इसको रखना। फर्स्ट सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड कौन सा है? डीडीटी। और इसकी खोज किसने किया था? डॉक्टर पॉल मुलर ने 1884 में। इस एक लाइन को याद रखना, फर्स्ट सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड इज डीडीटी। ठीक है। खोज किसने किया था? पॉल मुलर ने। कब खोज किया था? 1874 में। ओके। फिर एफ.टी. ब्लैकमैन ने 1905 में थ्योरी ऑफ ऑप्टिमा एंड लिमिटिंग फैक्टर, ये थ्योरी दिया था। ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ ऑप्टिमम और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या होती है। ये जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर सेम उसी तरह से है जैसे हम लोगों ने लॉ ऑफ मिनिमम पढ़ा था लाइबिक के केस में। ठीक है। E.A. मिस्चरलिग ने एक थ्योरी दिया। कौन सा थ्योरी? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कौन दिया था? E.A. मिस्चरलिग ने। ब्रोर ने फर्स्ट सिंथेसाइज किया यूरिया। यूरिया को फर्स्ट केमिकली सिंथेसाइज किसने किया था? ब्रोर ने। कब? 1928 में। ठीक है। 1912 में शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना होती है। कहाँ पर? कोयम्बटूर में। ठीक है। जो कि किसका ब्रांच था? इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। आज इसे हम लोग इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, IARI। जब अंग्रेजों ने इसको बनाया था 1905 में, तब इसका नाम क्या रखा था? इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। लेकिन बाद में इसका नाम क्या हो जाता है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कब? 1947 में, या इंडिपेंडेंस के बाद। इसके बाद काफी सारे स्टडीज आते हैं जिसमें हम लोग हिस्ट्री ऑफ ICR, हिस्ट्री ऑफ IARI के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। वीडियो आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। विल्कॉक्स, इन्होंने इनवर्स यील्ड नाइट्रोजन लॉ प्रपोज किया। विल्कॉक्स ने 1909 में इनवर्स यील्ड नाइट्रोजन लॉ। ठीक है। मेसी ने क्या कॉन्सेप्ट दिया? मेसी ने कॉन्सेप्ट दिया क्रिटिकल परसेंटेज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। ठीक। क्रिटिकल परसेंटेज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मेसी ने 1936 में। जिमरमैन और हिचकॉक, इन्होंने 1942 में देखा कि डीडीटी को अगर हम बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में यूज करते हैं तो ये ग्रोथ प्रमोटर का काम करते हैं। ठीक है। डीडीटी को 2,4-D को अगर हम बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में यूज करते हैं तो ये किसका काम करता है? ग्रोथ प्रमोटर का। और नॉर्मली ये देखा गया है कि जो 2,4-D है, इस 2,4-D को अगर हम लेस देन 20 ppm यूज करते हैं तो ये एक्ट करता है एज अ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर अर्थात ग्रोथ को वृद्धि करता है। लेकिन मोर देन 20 ppm अगर हम इसको यूज करते हैं तो ये एक्ट करता है एज अ हर्बिसाइड। खरपतवारों का नाश करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तब जब हाई कॉन्सेंट्रेशन में लेते हैं, तब लो कॉन्सेंट्रेशन में हम इसको प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के रूप में यूज करते हैं। फिर 1945 में इस डीडीटी का इस 2,4,5-T इसका डेवलपमेंट होता है। ये भी क्या है? एक प्रकार का हर्बिसाइड है। डीडीटी से ही आगे एक जनरेशन है 2,4-D और ये 2,4,5-5। ठीक है। फिर 1950 में बेनेट और क्लार्क ने
एसिड को आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने का मतलब ऐसा हार्मोन जो कि प्लांट के ग्रोथ को रोकता है, इनहिबिट करता है, और प्लांट में शेडिंग को रोकता है। शेडिंग मतलब जो पत्ते झड़ते हैं वो सबको कंट्रोल करता है। कंट्रोल करते हैं मतलब बढ़ाता है या कम करता है। तो एब्सिसिक एसिड मुख्य रूप से पौधों में शेडिंग को या पत्ते वगैरह का झड़ना है, फूल वगैरह का गिरना, फलों का गिरना, इसको ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करना मतलब उसको बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हैं। एब्सिसिक एसिड क्या करते हैं, उसको बढ़ाता है। ठीक है, तो इस चीज को कि ऐसा कोई सब्सटेंसेस है जो प्लांट में पाया जाता है और वो जो प्लांट के ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, क्या लिखा है, प्लांट की ग्रोथ को रोकता है और पौधों के विभिन्न पार्ट के शेडिंग या झड़ने की जो क्रिया है उसको कंट्रोल करते हैं, और उसको इन्होंने आइडेंटिफाई किया था, और वो क्या है, एब्सिसिक एसिड ABA। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया एग्रीकल्चर के टोटल हिस्ट्री के बारे में। अब आगे के वीडियो में हम लोग इस तरह से सीक्वेंस चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।